हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे। फ्रेंड्स, आज हमारा रीजनिंग क्लास का टॉपिक होगा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं पूर्वधारणा। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस अर्थात आपको एक कथन दिया होगा, दो पूर्वधारणा दी होगी, आपको बताना है कि क्या ये हो सकता है। इससे पहले दोस्तों मैंने कई क्लासेस आप लोगों के लिए बताई है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाएं कि ये एक्चुअली होता क्या है और क्यों हम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इसमें 4 प्रकार के टॉपिक होते हैं फ्रेंड्स एक जैसे। उसके लिए मैं आप लोगों को आगे एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, आपको उसको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, जिस भी बच्चे ने फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ज़रूर करें, ताकि वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जाकर शिप्रा तिरे डालेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक लोगो दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे सिर्फ आपको यहाँ पर जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, तो जितने भी वीडियो हैं इसकी सीधी जानकारी आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। अब दोस्तों, जो मैं आप लोगों के सामने बोलने जा रहा था कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर मैं करवा चुका हूँ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अर्थात कथन और निष्कर्ष। जिसने भी नहीं देखी है मेरी क्लासेस फ्रेंड्स वो ज़रूर देख लेना, मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लाइन से डाल दूंगा कथन एवं निष्कर्ष की, जो कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन थे। ठीक है, ये वाली क्लास में करवा चुका हूँ। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स अर्थात कथन और तर्क, ये वाली क्लासेस भी हमारी कल ही ख़त्म हुई है दोस्तों, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स की। अब हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणा। अब फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको क्या पूछा जाता है, आपको उसके हिसाब से आंसर टिक करना होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें, जब मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्यों हम कंफ्यूज होते हैं, क्यों हम एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। कभी ये नहीं समझाया जाता है किसी भी वीडियो में कि ये सभी चीज़ें जो हैं अलग होती हैं, कथन एवं निष्कर्ष, कथन और तर्क, कथन और पूर्व धारणा, और कथन और कार्यवाहियाँ। ठीक है, यानी यह स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये 4 अलग अलग टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग के, लेकिन आपको मिक्सचर करके पूरे वीडियो को एक बार में बता देते हैं, जिस वजह से आप लोग एग्जाम में जब जाते हैं तो आप गलत करके आ जाते हैं। जबकि मैंने हर एक वीडियो के लिए फ्रेंड्स अलग अलग बनाया, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलग है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स के मैंने पूरा टॉपिक अलग बनाया। और फ्रेंड्स, जिसको आता है उसको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस अर्थात कथन और पूर्व धारणा। ठीक है दोस्तों, अब बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है अर्थात एक स्टेटमेंट होगा और उसके नीचे 2 पूर्व धारणाएं अर्थात दोस्तों क्या, एजम्पशंस 1 और 2 दी गई हैं। आपको यदि दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित होगी। फ्रेंड्स, जब मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने कथन, ये कथन इतना बड़ा, इस पुल को 128 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन नागरिक बस सेवा भी इसका उपयोग नहीं कर रहा। ठीक है, नागरिक बस सेवा कभी इसका उपयोग नहीं कर रहा, इससे बिना उपयोग देखकर तरस आती है। एक उपनगर के पूर्व और पश्चिम इलाके को जोड़ने वाले नए फ्लाईओवर पर एक नागरिक का विचार, ऐसा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हाँ, जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने कहा है, जैसे कि किसने कहा है दोस्तों, एक नागरिक का विचार है ये, क्या कि इस पुल को 128 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन यहाँ पे नागरिक बस सेवा का भी उपयोग नहीं कर रहे, इसे बिना उपयोग देखकर तरस आती है ना। यानी कि वो पुल 128 करोड़ का बना है और उस पर बस सेवा तक भी शुरू नहीं की गई है, उसको एक नागरिक का ये विचार है, उसको तरस आ रही है। ठीक है, अब पूर्व धारणा है कि ऐसे पुलों का निर्माण किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा नहीं करती है। दूसरा, सार्वजनिक परियोजनाओं का खर्च किए जाने वाले पैसे की कुछ जवाबदेही और उपयोगिता होनी चाहिए। अब आपके सामने है कि ये 2 ऑप्शन है
है ना। आपको एज्यूम करना है कि ये जो कथन दिया हुआ है इसके हिसाब से कौन सा वाला सत्य हो सकता है, पहला या दूसरा या दोनों ही नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कुछ बच्चों को आता है तो 20 सेकंड का समय देता हूँ दोस्तों, कोशिश कीजिए आप आंसर इसका कर पाएँ। फिर 20 सेकंड के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। बताइए 20 सेकंड में कि आपका आंसर क्या होगा। जल्दी कीजिएगा फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते जाइएगा। इस पुल को 128 करोड़ रुपए में बनाया गया, लेकिन इस पर नागरिक जो है वो बस सेवा का उपयोग नहीं कर सकते। इसे बिना उपयोग देखकर तरस आती है। ठीक है, मतलब उसका कोई उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक उपनगर के पूर्व और पश्चिम इलाके को जोड़ने वाली नई फ्लाईओवर पर एक नागरिक का विचार है। अब देखते हैं हम पहला वाला क्या सत्य है या असत्य है। देखते हैं, ऐसे पुलों का निर्माण किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह जो है यह पूर्व और पश्चिम इलाके को मिला रहा है, पश्चिम और पूर्व के इलाके को जोड़ने वाला है ना। तो दोस्तों ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा नहीं करता है ना। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा, सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च किए जाने वाले पैसे की कुछ जवाबदेही और उपयोगिता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल आम सी बात है कि जो भी सार्वजनिक परियोजना है उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना व्यय हुआ, कितना उपयोग में लिया गया, उन सब की जवाबदेही तो होनी ही चाहिए कि ये पैसा गया कहाँ। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, किस चीज़ के लिए उपयोग किया जा रहा है, उसका हिसाब किताब देना ये सरकार का बिल्कुल नियम है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, इसका सेकंड वाला सही है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है ना। अगर हम एज्यूम करें तो सेकंड कंक्लूजन जो है, सेकंड एजम्पशंस जो है वो फॉलो करता है। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने इस बार छोटा सा कथन कि कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब पूर्व धारणाएं क्या हो सकती हैं, डिटर्जेंट साबुन का झाग अधिक बनता है। ठीक है, आप देखते हैं आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, डिटर्जेंट चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद करता है। अब आप बताओ कि इस कथन के हिसाब से आपका क्या आंसर होता, क्या पूर्व धारणाएं होती हैं आपकी, एज्यूम क्या करते हैं आप। चलिए बताइए दोस्तों, 20 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए। चलिए दोस्तों देख लें, बिल्कुल देख लेते हैं। कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव पॉइंट है। कैसा कथन है दोस्तों, स्टेटमेंट कैसा पॉजिटिव है। इसमें ये आपको एडवाइस दे रहे हैं कि यार जो कपड़े हैं वो डिटर्जेंट से धोने चाहिए। ठीक है, हाँ, जो कपड़े हैं वो डिटर्जेंट से धोने चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहला कथन दिया हुआ है डिटर्जेंट साबुन का झाग अधिक बनता है, यानी ये नेगेटिव कमेंट हो गया। और जब डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, इसका मतलब कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो तो आने से रही इसमें। तो ये हो गया आपका गलत कि डिटर्जेंट साबुन का झाग अधिक बनता है, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं कहा गया। ठीक है, दूसरा, डिटर्जेंट जो है वो चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद करता है, तभी तो यहाँ बोला गया है कि कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, ताकि उसकी जो गंदगी और चिकनाई है वो हट सके। इसका मतलब क्या कि पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है, अर्थात दोस्तों क्या, एजम्पशंस सेकंड फॉलो।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं कि कितना अंतर है सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में प्रोत्साहन की कमी का बुरा परिणाम हो सकता है। तो पहला इसमें दिया हुआ है, एज्यूम कि बुद्धि के विकास का एक बड़ा हिस्सा जीवन के शुरुआती वर्षों में होता है। दूसरा, यदि 17 वर्ष की आयु में बुद्धि का मापन हो तो 50% जानकारी हम 4 वर्षों की आयु में सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा आपका आंसर क्या होगा। बीस सेकंड का समय दोस्तों, फटाफट बताइए। चलिए देख लें दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। जीवन के पहले 4-5 वर्षों में प्रोत्साहन की कमी का बुरा परिणाम हो सकता है। ये जीवन के पहले 4-5 वर्षों की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं पहला परिणाम, बुद्धि के विकास का एक बड़ा हिस्सा जीवन के शुरुआती वर्षों में होता है। तो बिल्कुल सही है, तभी तो बोला जा रहा है कि 4-5 वर्षों में प्रोत्साहन की कमी से बुरा परिणाम हो सकता है। तो सही बात है कि जीवन की जो शुरुआत होती होगी उसमें हमारे जो दिमाग या बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा शुरुआती वर्षों में होता है। सही है। दूसरा, यदि 17 वर्ष की आयु में बुद्धि का मापन हो तो 50% जानकारियों हम 4 वर्ष की आयु में सीख चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं पे भी 17 वर्ष के बारे में या फिर 50% होना चाहिए या फिर हम 4 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं, ऐसा कहीं पे भी कुछ भी बोलने के लिए नहीं कह रहा है, सोचने के लिए हो। वो सिर्फ शुरुआत के जीवन के 4-5 वर्षों के पहले की बात करेंगे। जो 4-5 वर्ष होते हैं उसमें प्रोत्साहन की कमी का बुरा परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ उतना ही देखना है कि हम क्या एज्यूम करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारी क्या पूर्व धारणाएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा केवल ए, यानी कि केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, इसमें फ्रेंड्स बहुत तबीयत से कन्फ्यूजन होता है सभी को। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये आम बात है। कारण ये है, इसके लिए आप लोगों की रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए और दूसरी बात कि आप एज्यूम बहुत जल्दी करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, एक दवा कंपनी के विज्ञापन के अनुसार अपने बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए हमारे उत्पादकों को प्रयोग करिए। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये एक कंपनी ने कहा है, ये कथन है पूरा। ठीक है, पूर्व धारणा क्या है, लोग सामान्यतः ऐसे चिकित्सा उत्पादकों को चुनाव करते हैं जो उपयोगी हो और जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। है ना दोस्तों, आप भी यही चीज़ सबसे पहले देखते होगे ना जब भी कोई टैबलेट लेते हो कि भैया कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका, है ना। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा देखते हैं, कई अभिभावक द्वारा बच्चे की याददाश्त में सुधार करना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब आप बताइए, आपके पास 20 सेकंड का समय है कि आप क्या आंसर देते दोस्तों। चलिए बताइए, 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। चलिए देख लें दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल था, कोई इतना कठिन नहीं था ये तो। एक दवा कंपनी के विज्ञापन के अनुसार अपने बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए हमें उत्पादों को प्रयोग करिए। ऐसा कौन कह रहा है, कंपनी कह रही है। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, कंपनी ने ऐसा दावा कर दिया। ठीक है, अब लोग सामान्यतः ऐसे चिकित्सा उत्पादों को चुनाव करते हैं जो उपयोगी हो और जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसी टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहोगे जिसका कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। दूसरा, कई अभिभावक द्वारा बच्चे की याददाश्त में सुधार करना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर याददाश्त में सुधार नहीं होगा, ठीक है, तो चीज़ें भूलना,
बहुत नॉर्मल सी बात मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी याददाश्त तेज होनी चाहिए, सभी माँ बाप चाहते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, यानी कि क्या पूर्व धारणा 1 और 2 अंतर्निहित है, अर्थात दोस्तों एजम्पशन 1 एंड 2 फॉलो होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कथन है, सरकार ने रेलवे दुर्घटना में मारे गए लोगों को परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया है ना, ठीक है। लोग मर गए और उनके बॉडी की कीमत कितनी है दोस्तों, 1-1 लाख रुपए, ठीक है। ऐसा सरकार का स्टेटमेंट है, ये तो कथन है दोस्तों सिर्फ, है ना, ये रियलिटी में मत ले लेना, ठीक है। वैसे रियलिटी में भी होता है, पर अब छोड़िए दोस्तों। सरकार ने रेलवे दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। अब पहला पॉइंट है इसमें कि सरकार के पास मुआवजे पर होने वाले खर्चों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त निधि है ना। तो दूसरा, निकट भविष्य में रेलवे दुर्घटनाओं में कमी हो सकती है। तो अब आपको बताना है कि इस कथन के हिसाब से क्या आंसर होगा। अब आप बताइए कि 20 सेकंड का समय है कि आपका आंसर क्या होता है। आपका समय शुरू हो चुका है, फटाफट बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सरकार ने रेलवे दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है रेलवे दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने की। तो पहला पॉइंट देखते हैं, सरकार के पास मुआवजे पर होने वाले खर्चों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त निधि है। तो बिल्कुल सही है। जब वो 1-1 लाख रुपए 1-1 परिजनों को दे रहे हैं, तो जितनी भी इनकी दुर्घटना हो रही है, जो मुआवजे हैं, उनके पास पर्याप्त निधि है ना। दूसरा, निकट भविष्य में रेलवे दुर्घटनाओं में कमी हो सकती है। फ्रेंड्स, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है या फिर कहीं पे भी नहीं है। सरकार ने तो सीधे सीधे क्या बोला है, हम तो मुआवजा दे देंगे, है ना। हाँ, आगे जो भी हो, ठीक है। तो ये वाला तो आपका हो जाएगा गलत कि निकट भविष्य में रेलवे दुर्घटनाओं में कमी हो सकती हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित होती है, अर्थात फ्रेंड्स एजम्पशन 1 फॉलोज, ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि नियोक्ता तुम्हें उचित मजदूरी नहीं देता है तो तुम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, ठीक है। ऐसा सामने वाले ने किसी से कहा होगा कि यदि नियोक्ता तुम्हें उचित मजदूरी नहीं देता है तो तुम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। अब पहली धारणा क्या है, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवादों के मामलों में कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, नियोक्ता को कर्मचारी को उचित मजदूरी देना अनिवार्य है। तो अब आप बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। 20 सेकंड का समय, फटाफट बताइए। चलिए देख लें दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। यदि नियोक्ता तुम्हें उचित मजदूरी नहीं देता तो तुम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब कि अगर मजदूरी कोई नहीं देता है सही, तो हम कोर्ट जा सकते हैं, इसका ये कहना है। तो नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवादों के मामलों में कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, तो बिल्कुल सही है, तभी तो कोर्ट जाएंगे, है ना। दूसरा, नियोक्ता को कर्मचारी को उचित मजदूरी देनी अनिवार्य है, तो सही तो बात है, अगर नहीं देगा तो कोर्ट जाएंगे, यानी दोनों ही सही हैं। यानी पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं, अर्थात एजम्पशंस 1 और 2 दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, कोई भी व्यक्ति यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि दुर्भाग्य और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हमारे देश को और कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा ये कोई व्यक्ति कह रहा है। तो पहला है कि आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव है।
दूसरा, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयास चल रहे हैं। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। इस पर तो आए दिन बहस चलती ही रहती है कि आतंकवाद को ख़त्म करो। अब आप बताइए कि इसके हिसाब से आप आंसर क्या देते हैं एग्ज़ाम में। फिर मैं बताता हूँ कि सही आंसर क्या होगा। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, फटाफट बताइए। चलिए देख लें दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि दुर्भाग्य और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हमारे देश को और कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसमें पहला है कि आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव है। ऐसा तो नहीं है दोस्तों, है ना। आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना संभव तो है। अब ये कैसे होता है इन फ्यूचर जो अपन जानते हैं फ्रेंड्स कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये तो सरकारों पर पूरा अपने को भरोसा है कि हाँ ये करेंगी। तो आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत पॉइंट। दूसरा, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयास चल रहे हैं। तो ये फ्रेंड सही बात है, पूरी दुनिया में ये काम चल रहा है। कौन नहीं चाहता कि आतंकवाद खत्म हो। बहला फुसला कर गलत तरीके से बच्चे को डाइवर्ट करना और उसे फिर एक बॉम्ब का सूट पहनाकर 100 लोगों के बीच में भेज देना, ताकि जब वो फटे बम तो उस बच्चे के साथ में कम से कम 100 लोग मरे। स्लीपर सेल्स जिन्हें कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, कभी भी किसी की बातों में ऐसे ही नहीं आ जाना। आपके पास खुद का दिमाग है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। कोई भी हो, नॉर्मल सी बात है, ज़रूरी नहीं आतंकवाद के लिए हो। हम बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं। सोचिए मत, पहले ये सोचिए कि उसने ऐसा कहा है तो क्या ये सत्य भी है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद निर्णय लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित हैं, अर्थात क्या दोस्तों, assumption 2 follows, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, यदि इंजीनियर बनाना आसान होता, यदि इंजीनियर बनना आसान होता कि मतलब यहाँ पे, यदि इंजीनियर बनना आसान होता तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। वाह, ये भी बहुत अच्छी बात कही है कि यदि इंजीनियर बनना आसान होता तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। अब पहला क्या होगा कि वह व्यक्ति व्यवसायी बनने की इच्छा रखता है। दूसरा, वह व्यक्ति ऐसी चीज़ हासिल करने की इच्छा रखता है जिसे पाना कठिन हो। बिल्कुल, देखते हैं फ्रेंड्स आप लोग क्या आंसर टिक करते हैं, बताइए। 20 सेकंड का समय, फटाफट शुरू हो जाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लें, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। यदि इंजीनियर बनना आसान हो तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। अब दोस्तों ये तो सिर्फ एक कथन है, ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग करना भी कोई खाने का काम नहीं है ना। ये तो सिर्फ कथन में कहा गया है, एक सेंटेंस, कि अगर इंजीनियर बनना आसान हो तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए 4 साल का जो कोर्स किया जाता है आप लोगों का BE का, फ्रेंड्स उसमें सब जानते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है जब जाके एक व्यक्ति इंजीनियर बनता है दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी क्या, इतना पैसा खर्चा करने का, जो गवर्नमेंट से करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन जो प्राइवेट से करते हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता गवर्नमेंट में, फ्रेंड्स वो कितने पैसे बर्बाद करने के बाद एक इंजीनियर बनते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनके पास कोई ये गारंटी नहीं होती कि उनको जॉब कोई अच्छी मिलेगी ही, ठीक है। तो इंजीनियर बनना इन लाइफ
प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें फ्रेंड्स तो आसान तो नहीं है। अब इस कथन के हिसाब से हम चलते हैं कि यदि इंजीनियर बनना आसान हो तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। तो पहला है, वह व्यक्ति व्यवसायी बनने की इच्छा रखता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है कि वो व्यवसाय करना चाहता है। दूसरा, वह व्यक्ति ऐसी चीज़ हासिल करने की इच्छा रखता है जिसे पाना कठिन हो। बिल्कुल सही हो, यही कहना चाहता है कि अगर कोई चीज़ आसान है तो मुझे नहीं बनना ऐसा, लेकिन अगर वो चीज़ कठिन है, उसमें कठिनाई है, तो वो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित करता है, अर्थात एजम्पशन 2 फॉलोज। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, प्रधानाचार्य ने सभी शिक्षकों को कक्षा में सावधान रहने का निर्देश दिया है क्योंकि कुछ छात्र अन्य छात्रों को परेशान कर सकते हैं। मतलब पहले ही इन लोगों ने तय कर लिया है, प्रिंसिपल जी ने, प्रधानाचार्य ने शिक्षकों को बोल दिया है कि देखिए, पहले ही उनको डाउट तो हो ही जाता है दोस्तों बच्चों को देख के कि कोई ना कोई बच्चे इनको परेशान करेंगे ही सही। ठीक है, पहला इसका पूर्वानुमान है कि शिक्षक स्थिति को ठीक संभाल लेंगे और वे शरारती छात्रों को निकाल देंगे। दूसरा, छात्र प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे। अब आपको बताना है कि आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। 20 सेकंड का समय दोस्तों, समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख लें दोस्तों, प्रधानाचार्य ने सभी शिक्षकों को कक्षा में सावधान रहने का निर्देश दिया है क्योंकि कुछ छात्र अन्य छात्रों को परेशान कर सकते हैं। अब पहला है कि शिक्षक स्थिति को ठीक संभाल लेंगे और वे शरारती छात्रों को निकाल देंगे। तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये कि शरारती छात्रों को वो लोग निकाल देंगे और जो स्थिति है उसको ठीक तरीके से संभाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि अन्य छात्रों को परेशान कर सकते हैं, है ना, तो सावधान रहने के लिए पहले ही कह दिया है। दूसरा, छात्र प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, छात्र जो हैं वो प्रिंसिपल की बात को मानना ही पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि आप लोग अलग अलग बैठिए तो अलग अलग बैठना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, वैसे भी जो बच्चे अपने गुरु शिक्षक जो होते हैं उनकी इज्जत नहीं कर सकते, उनके निर्णय उनके फैसले का स्वागत नहीं कर सकते, वो वैसे ही पढ़ने योग्य नहीं होते हैं। जो पढ़ने योग्य होते हैं वो शिक्षकों की बात मानते हैं और सुनते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं, अर्थात फ्रेंड्स एजम्पशंस 1 और 2 दोनों फॉलो करते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली में अपने चाचा के घर पर शुक्रवार को होने वाले एक समारोह में भाग लेने के लिए कार्तिक मंगलवार को ट्रेन से दिल्ली गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, पहला कि कार्तिक बुधवार को दिल्ली पहुंच सकता है, या दूसरा कार्तिक शुक्रवार से पहले दिल्ली पहुंच सकता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। 20 सेकंड का समय, फटाफट बताइए। तो देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो वो दिल्ली में अपने चाचा के घर शुक्रवार को होने वाले एक समारोह में भाग लेने के लिए मंगलवार को ट्रेन से दिल्ली गया। यानी कि कहाँ गया, दिल्ली गया।
ठीक है, दिल्ली में अपने चाचा के घर पर शुक्रवार को, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान दीजिए, कार्तिक बुधवार को दिल्ली पहुंच सकता है। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पर कहीं पर भी बुधवार को रिलेटेड जो टॉपिक है वो नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको तो फंक्शन पे ध्यान देना है, फंक्शन कब है? शुक्रवार को है। अब वो दिल्ली में फंक्शन है, अपने को ये नहीं पता है ना कि वो कहाँ से कहाँ गया है। यूपी से दिल्ली गया तो हमको पता है कि हाँ भैया 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, तो अगले दिन बुधवार को पहुंचने की उसकी संभावना है। अगर बाहर से कहीं से आ रहा है, फॉरेन से, तो उसको हो सकता है समय लग जाए, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि ट्रेन से। अब वो कभी केरल से दिल्ली की तरफ जा रहा है तो 24 घंटे में तो पहुंचने से रहा, ठीक है। तो कार्तिक बुधवार को दिल्ली पहुंच सकता है, तो ये तो कंफ्यूजन है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, कार्तिक शुक्रवार से पहले दिल्ली पहुंच सकता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शुक्रवार को तो फंक्शन ही है, उसको शुक्रवार से पहले पहुंचना पड़ेगा। तो आपका सेकंड वाला जो एजम्पशन है वो सही हो जाएगा, अर्थात पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है, ठीक है फ्रेंड्स। एजम्पशन सेकंड इज फॉलो। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वैकेंसीज और वीडियोज़ की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।